साथियों, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैथ्स के अंदर जो अभी तक वीडियो मैंने लिए हैं आप तक पहुंचाए हैं नए सिरे से। और नए सिरे से मतलब ये जो अभी लगभग शायद चौथा वीडियो होगा, और इस चौथे वीडियो से यानी 1 से लेकर के 4 तक के जो वीडियो आप तक ये आ रहे हैं, इन सभी को हमने नया नाम दे दिया है न्यूटन सीरीज़ मैथमेटिक्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे वाले काफ़ी वीडियोज़ आ चुके हैं, आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पीछे वाले में और नए वाले में, तो इसलिए इसको इस नाम से हमने चलाया ताकि आपको सुविधा हो जाए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, जिसके अंदर यानी ग्रुप थ्योरी इसको आप क्या बोलते हो? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देखिए, मैं जब ये थ्योरम लिख रहा था तब मुझे एक बात याद आ गई। मेरे फर्स्ट ईयर में जब पढ़ता था वो दिन याद आ गए। उस समय जब क्या होता कि इसको ग्रुप थ्योरी नहीं, उसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से ही मतलब जानते थे। ग्रुप थ्योरी तो बाद में ये वर्ड कहीं से आया पता नहीं, हमने भी देखा है। तो हम सोचते थे कि यार इस नाम तो मैथ से, और इसका नाम वापस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मतलब अमूर्त बीजगणित। भाई, जिसका कोई मूर्त रूप है ही नहीं, हम उसकी स्टडी कैसे करें? एक दिन क्या हुआ कि थ्योरम पढ़ते पढ़ते हम सर के पास गए थे। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई थी कि सर ये सब सारी प्रमेय है, तो इसमें कुछ मतलब सिस्टम तो है नहीं, कैसे याद करें, कैसे लिखें? सर ने एक ही बात की कि ये अमूर्त है, इसको याद कर लो। तब से ये काफ़ी भारी भरकम लगा करती थी। इस चीज़ को लेकर के हम बहुत परेशान रहा करते थे। लेकिन साथियों, ये चीज़ें इतनी इजी है, मुझे लगा कि इन चीज़ों को किसी ने आज इन तक सही ढंग से मतलब बताने की कोशिश भी नहीं की। और सही बताऊँ, किसी ने कोशिश वो करेगा जो खुद पहले स्टडी करेगा। सीधी सीधी बात है। तो देखिए, इस थ्योरम को हमने कितनी बार पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन मतलब इस थ्योरम का एप्लीकेशन कभी समझ में नहीं आया। हम तो केवल थ्योरम ही रटा करते थे और एग्ज़ाम में अगर आती तो लिख लेते, लेकिन जनरली ऐसी थ्योरम एग्ज़ाम में नहीं आती। इस थ्योरम का एप्लीकेशन आता है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज इस थ्योरम में नया क्या है और इस थ्योरम को कहाँ यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है और मैं लगातार करता रहूँगा। मेरा ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर, ये मेरा एक मतलब इंटरेस्ट है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कॉरोलरी है ना, उपप्रमेय जिसको कहते हैं, कॉरोलरी है, इफ एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑर्डर n, देन ऑर्डर ऑफ ए पी इज n अपॉन डी, वेयर d इज जी सी डी ऑफ n एंड p। मतलब कह रहा है कि कोई एक ग्रुप G है और उसका एक एलिमेंट A है, ठीक है ना, ये वाला, और उसकी कोटि आपके n है, ठीक है। तो उस केस में ये कह रहा है कि AP की कोटि जो बनेगी ऑर्डर, वो n अपॉन डी होगी, जहां D क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या यूं कहो GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर NP। इन दोनों का HCF, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब इसका निचोड़ क्या है? मैंने कहा ना, हम याद कर लेते थे, ठीक है, कहाँ काम आ रही, कैसे यूज हो रहा पता नहीं। लेकिन जब RPSC जैसे एग्ज़ाम होने लगे, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, और इधर जैसे यूनिवर्सिटीज़ के जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी जब एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने लगे, तब पता चला कि यार कि इस थ्योरम की यूज़ क्या है। तो देखिए, पहले तो इस थ्योरम को आप समझ लें, जो जो मेन बातें हैं वो निचोड़ निकाल लें। एक बात तो इसके अंदर आ रही है कि a पावर n इक्वल टू e दे रखा है, मतलब a की कोटि n है, क्लियर दे दिया इसने। अब ये कह रहा है कि a पावर p की कोटि क्या होगी, इसमें e लाना है आपको, इसकी कोटि आपको बतानी है। तो ये कह रहा है कि इसकी कोटि जो होगी वो क्या होगी? n अपॉन डी। ये अपने को ध्यान रखना है, जहां d क्या है? वेयर
डी इक्वल टू, भले ऐसा लिख दो, GCD ऑफ N एंड P। ये इस थ्योरम का निचोड़ है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करें, यूज कैसे करें? तो मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पर, लेट A बिलोंग्स टू G इफ OA इक्वल टू 35 देन फाइंड OA पावर 15। यानी कि A बिलोंग्स टू G के लिए OA अगर 35 है तो ऑर्डर ऑफ A 15 ज्ञात कीजिए। आपको इसकी कोटि ज्ञात करनी है, ऑर्डर ए 15। सब आप इसको तुरंत इससे मैच करें। देखिए यहां क्या है, हम उससे मैच कर लेते हैं। ये कह रहा है आप एक एक चीज पकड़ लें, जैसे AN इक्वल टू E, तो आप देख रहे हो कि एलिमेंट A तो दोनों में सेम है, और ये आपके N कितना है, N आपके पास दे रखा है 35। कैसे? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 35, मतलब A पावर 35 बराबर E। ध्यान देना, ये इसका मीन हो गया। ठीक है, ई तस्मक अवयव आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में बता दिया मैंने। तो N आपके पास आ गया 35। अब इसने क्या पूछा, AP की कोटि। ठीक है, तो ये AP की बात कर रहा है और इसमें E आना चाहिए, तो यहाँ पर आपके P पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख लो P यानी कि आपके इसके अंदर ऑर्डर ऑफ A 15, यानी इसके अंदर जो इसने दिया है P आपके कितना है, ये 15। ठीक है, क्योंकि इसने दे रखा है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या थी, ऑर्डर ऑफ A पावर 15 बराबर क्या होगा, तो आपको A पावर 15 की कोटि निकालनी है। ठीक है ना, ये इसने पूछा है। ठीक है, अब P आ गया, N आ गया, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे D निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, D इक्वल टू क्या है, GCD ऑफ N एंड P। तो ये D इक्वल टू GCD और N कितना है 35 और ये 15, और इनका GCD कितना होता है 5, है ना, जो कॉमन होता है वही GCD होता है। तो ये 5 आ गया। अब इसने पूछा है कि AP की कोटि, तो आप देखो कि ये AP की ऑर्डर इसने पूछी है और वो होती है N/D। तो आपके N कितना है, N आपके पे 35 और D कितना है अपन निकाल लिया 5, तो ये कितना आ गया 7। जी हाँ, ये आपके आंसर है। यानी कि ऑर्डर ऑफ A पावर 15 के इसके जो आंसर होंगे वो क्या हो जाएंगे 7। ये आपके तरीका है इस प्रमेय को यूज करने का। सवाल ऐसे बनते हैं और इन सवालों को हम इस प्रमेय से करते हैं। हमें एक एक चीज को कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयर कर करके हम और आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऑर्डर वाला मामला कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर निकालना आ गया होगा। अब देखिए, मैं इस थ्योरम के अंदर हल्का सा चेंज करता हूँ, जो एक अगली पूरी नई थ्योरम बन रही है और उसको भी हम अलग से याद रखते हैं। अलग से याद नहीं रखनी पड़े, इसके लिए अपन क्या करें कि यहाँ जो दे रखा है इफ एनी एलिमेंट A ऑफ अ ग्रुप G, तो इसके अंदर यहाँ तक तो राइट है। अब यहाँ से चेंज करें कि एक रखे देन ऑर्डर ऑफ AP इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल्सो is also N, where D is GCD of N and P। तो मैं इसकी जगह यहां लिख रहा हूं कि D is
या यूं लिखो, यहां पर जो प्रमेय दे रखी है ना डायरेक्ट, उसकी बात कर रहा हूं मैं, वेयर N and P are रिलेटिवली प्राइम, मतलब सापेक्षिक रूप से अभाज्य हो। सीधी सीधी बात कहें तो इनकी जो है कोटि भी इसमें n होगी, जहां d इक्वल टू HCF इक्वल NP का वैल्यू 1 आ जाए, ये इसका मीन है। ये नई थ्योरम बन गई। मतलब क्या कह रहा है कि आपके n कोटि का अगर एक अवयव है तो a पावर p की कोटि भी n ही होगी। कब? जबकि HCF ऑफ NP इक्वल टू 1, यानी ये n और p दोनों ही रिलेटिवली प्राइम हो, सापेक्षिक रूप से अभाज्य हो। ये इसके अंदर ये कह रहा है। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर जो चेंज है तो ये एज इट इज। अब यहाँ पर d आ रहा है n इक्वल टू, तो इसमें अपन इसको तो कर देंगे 1, और यहाँ आपके ये क्या बन जाएगा d, ये इसको बोलिए एच डी रहने दो आप, ठीक है। तो ये एच डी हो गया। अब इसके अंदर क्या करना, क्योंकि यहाँ कहा कि n और p जो है आपके पास में जो है वो सापेक्षिक रूप से अभाज्य हो, तो हम यहाँ जैसे मान लो अगर 35 रहने दें, ठीक है, और यहाँ इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 11, ध्यान से देख लो आप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ a पावर 11 का मतलब क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी। तो सीधी सीधी बात, अपने वही वाली जो बात अपन कह रहे थे कि इसके अंदर आपके n कितना है, n तो आपके पास में 35 है, जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है। और आपके जो p कितना है, p आपके दे रखा है कितना 11, है ना। AP की कोटि n अपॉन d होती है हमारी पहले वाली थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 11 और 35 को रिलेटिवली वो ले लिया है प्राइम, अभाज्य। तो अब आप देखो कि इन दोनों में GCD ऑफ n एंड p इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप देख लो कि GCD 35 और 11 आप देख लो 1 है, सापेक्षिक रूप से ये अभाज्य है। तो सीधी सीधी बात, आपके AP यानी कि a पावर 11 की ऑर्डर क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से n अपॉन d, यही तो आपके d है, d का मान 1 है इसके अंदर, है ना। तो ये आपके n तो कितना 35 और d 1, तो ये 35 हो जाएगा। मतलब अगर ये सापेक्ष रूप से अभाज्य है, अगली जो प्रमेय है खास कोटि की, तो उस केस में आपके जो इस a की जो कोटि होगी वही AP की कोटि होगी। सीधी सीधी बात है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रमेय अलग अलग लगा करती थी, लेकिन जो मैंने फर्स्ट कोरोलरी बताई उस फर्स्ट को आप इससे कनेक्ट करके और आप दोनों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। मेरे हिसाब से आपको ये कोटि समझ में आ गई होगी। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।